नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 14 लेकर आया हूं जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी टेस्ट है। सेकंड ग्रेड भर्ती, फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा ये टेस्ट। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे प्रश्नों का हल करने वाले हैं, मनोविज्ञान के प्रश्नों का। वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चला रखी है? मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज मिलेगी इस चैनल पर निःशुल्क ही। साथ ही हिंदी की टेस्ट सीरीज, टीचिंग मेथड की टेस्ट सीरीज, गणित का संपूर्ण कोर्स और उसी के साथ आपको राजस्थान जीके का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क देखने को मिलेगा। और जो राजस्थान जीके का संपूर्ण कोर्स चलाया जा रहा है वो कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की और आरबीएससी की, इन किताबों से आपको पढ़ाया जा रहा है। साथियों, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी साथ ही आपको हल करवाए जा रहे हैं जिससे आपका तुरंत मूल्यांकन भी हो सके। तो चैनल पर लगातार जुड़ के रहिएगा, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। साथियों, पहला प्रश्न आपके इसमें आता है, प्रश्न नंबर 1, जो कि परिभाषा पूछ रहा है, किसने कहा कि बाल्यावस्था वह समय है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है? स्ट्रेंग ने, कोल्सनिक ने, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने और किलपेट्रिक ने। तो यहाँ पर बाल्यावस्था के संबंध में ये जो परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा किसने दी है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान से संबंधित ये बाल्यावस्था की जो परिभाषा है, ये परिभाषा दी गई है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के द्वारा। तीसरा विकल्प आपका सही है कि बाल्यावस्था में ही बालक का जो दृष्टिकोण है, उसके जो मूल्य है, उसके जो आदर्श है, इसका निर्माण होता है। साथियों, ठीक है, तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किलपेट्रिक ने, स्टेनले हॉल ने, हरलॉक ने और B.F. स्किनर ने। साथियों, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन से याद रख लेना, कठिन का मतलब किलपेट्रिक, ठीक है, कठिन से किल याद रख लेना आप, तो कठिन किल। साथियों, ये परिभाषा किशोरावस्था के संबंध में किलपेट्रिक के द्वारा कही गई है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। देखिएगा, जीवन का सबसे कठिन काल क्यों माना जाता है, वापस बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर समस्याओं का उदय होता है, अनेक प्रकार की समस्याएं बालक के सामने आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके तीसरा प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, समायोजन, परिवर्तन और अस्थिरता। तो ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए प्रश्न संख्या 3 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? किशोरावस्था, किशोरावस्था जो कि लगभग 12 से 18 वर्ष के मध्य चलती है, इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द का अगर हम प्रयोग करें कि एक ही शब्द में बताओ किशोरावस्था क्या है, तो उस एक शब्द को हम कहेंगे परिवर्तन। परिवर्तन का नाम ही एक तरह से यूं मान लीजिए किशोरावस्था है साथियों, क्योंकि अनेक प्रकार के परिवर्तन बालक के मानसिक विकास में और बालक के शारीरिक विकास में आते हैं। साथ ही हार्मोन्स में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं भी उसके सामने आती है। तो यहाँ पर फिर आपके तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम होती है? भ्रूणावस्था, ये भ्रूणावस्था में टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रकार से लिखा जाता है भ्रूणावस्था, है ना। फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो साथियों, भ्रूणावस्था का मतलब है गर्भावस्था, एक तरह से आप कह सकते हो। बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था अभी बताया था 12 से 18 लगभग, और शैशवावस्था लगभग 0 से 6 वर्ष तक चलती है। तो किशोरावस्था में तो बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है, शारीरिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है आपके किशोरावस्था में।
शेष अवस्था में भी शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? तीव्र होती है। जो गर्भावस्था होती है उसमें भी शारीरिक विकास की गति तीव्र ही मानी जाती है साथियों। लेकिन जो बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष का, इसमें शेष जो शारीरिक विकास की गति है वो धीमी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? धीमी या मंद होती है। इस अवस्था में देखो, जब शेष अवस्था से बालक निकल के इस अवस्था में आता है 0 से 6 में, उसकी शारीरिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में मंद हो जाती है और उसका जो शारीरिक विकास आता है उसमें थोड़ी परिपक्वता यहाँ पर आती है। ठीक है, उसका शारीरिक विकास रुक जाता है और उसके अन्य पक्ष जैसे सामाजिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, इस प्रकार से जो अलग अलग पक्ष है उनका ज़्यादा विकास होता है बजाय शारीरिक विकास के। तो आपके यहाँ पर तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। बाल्यावस्था की अवधि होती है 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक। तो साथियों अभी ऊपर ही हमने इस चीज को देख लिया था कि बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष होती है। 12 से 18 वर्ष तो किसकी होती है? किशोर अवस्था की होती है साथियों। और 18 वर्ष से अधिक यहाँ पर वयस्क अवस्था में चला जाता है, फिर उससे भी अधिक बालक प्रौढ़ावस्था में चला जाता है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष यहाँ पर शेष अवस्था है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे आएंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 6। एक बालक की तैतिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 80, 100, 120 और 1.20। तो साथियों पहली चीज तो ये है कि आपको यहाँ पर मानसिक आयु तो साफ साफ दे रखा है 12 वर्ष, लेकिन एक दे रखा है तैतिक आयु। तैतिक आयु का मतलब जिस तिथि को उसका जन्म हुआ है, अर्थात यहाँ पर तैतिक आयु का मतलब उसकी जो शारीरिक विकास है, उसका जो शारीरिक आयु भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो शारीरिक आयु है उसको ही तैतिक आयु कहा जाता है। जितने साल का बालक हो गया है वो कहलाती है तैतिक या शारीरिक आयु। अब इसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इस प्रकार से बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। तो मानसिक आयु कितनी है उसकी? 12 वर्ष, तो 12 ऊपर लिखेंगे। उसकी वास्तविक आयु मतलब उसकी शारीरिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। उसकी तैतिक आयु 10 वर्ष है और इंटू 100। तो 10 का भाग 100 में दिया 10 बार, 12 इंटू 10 बराबर 120, अर्थात उसकी आयु कितनी रहेगी? फिर 120 रहेगी। थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपके 7वां प्रश्न है, स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत में कितने कारक बताए हैं? 1, 2, 3 और 4। अब इस प्रश्न में एक चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि के 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो दिया गया है द्वितत्व का सिद्धांत और एक दिया है साथियों त्रितत्व का सिद्धांत। लेकिन पहले सिद्धांत आया था द्वितत्व का, बाद में सिद्धांत आया है त्रितत्व का। द्वितत्व के सिद्धांत में इन्होंने 2 तत्व बताए हैं और त्रितत्व के सिद्धांत में इन्होंने 3 तत्व बताए हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया है कि द्वितत्व में कितने तत्व दिए हैं या त्रितत्व में कितने तत्व दिए हैं। तो फिर उस आधार पर प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है, आप ये कह सकते हो। दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प सही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम दूसरे विकल्प को सही करेंगे। सामान्य एवं विशिष्ट तत्व इनका मुख्य तत्व माना जाता है दोनों ही। तो दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है, तीसरा भी सही है। तीसरा जो तत्व है वो साथियों इन्होंने समूह तत्व दिया है। कौन सा तत्व दिया है? समूह तत्व। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न साथियों 8वां प्रश्न है, कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु और उत्पादन। तो देखो गिलफोर्ड का सिद्धांत कौन सा है बताइए पहले तो। जो संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत है, बुद्धि के संबंध में इनका एक सिद्धांत है संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने अलग अलग पद दिए हैं। कौन कौन से? एक तो संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, तीनों ही यहाँ पर इन्होंने पद दिए हैं, लेकिन लाभ जैसा कोई पद इन्होंने नहीं बताया है। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प सही रहेगा, क्योंकि ये जो पद है ये गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 9,
किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? सेलोबी एवं मेयर, गिलफोर्ड एवं स्पीयरमैन, सीमेन एवं बिनेट और केटल एवं गार्डनर। देखिए, सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन अलग ने किया और सांवेगिक बुद्धि का विकास अलग ने किया साथियों। प्रतिपादन की अगर बात करें तो प्रतिपादन किया गया था सेलोबी एवं मेयर के द्वारा, जबकि सांवेगिक बुद्धि का जनक किसको कहा जाता है? डेनियल गोलमैन को। किसको? डेनियल गोलमैन को सांवेगिक बुद्धि का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सांवेगिक बुद्धि का विकास किया था। तो दोनों चीजों को आप क्लियर कर लीजिए। प्रतिपादन सेलोबी एवं मेयर ने किया और विकास डेनियल गोलमैन ने किया था इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये तथ्य भी याद रखना होगा। विकल्प नंबर 1 आपके 9वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे तो 10वां प्रश्न, डीएटी में किसका मापन होता है? बुद्धि का, सांवेगिक बुद्धि का, अभिवृत्ति का और अभिक्षमता का। तो साथियों, डीएटी की फुल फॉर्म क्या है पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डीएटी की फुल फॉर्म है डिफरेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। साथियों, डिफरेंस एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यहाँ पर होता है अभिवृत्ति की जो विभिन्नताएं हैं उसका परीक्षण। तो मतलब यहाँ पर डीएटी में फिर किसका मापन किया जाता है? अभिवृत्ति की जो क्षमता होती है, जो मनुष्य है उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, इसका मापन डीएटी में किया जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया? बिने के द्वारा, साइमन के द्वारा, बिने साइमन के द्वारा और विलियम स्टर्न के द्वारा। साथियों, प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में निर्मित किया गया था, जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बिने के द्वारा निर्मित किया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 12। बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बिनेट ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने और गिलफोर्ड ने। साथियों, हमने एक प्रश्न में ऊपर अभी चर्चा की थी कि द्वितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है और त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। अर्थात यहाँ पर फिर आपके कौन सा विकल्प सही होगा? स्पीयरमैन वाला जो दूसरा विकल्प है वो सही रहेगा। कौन कौन से 3 तत्व थे? एक तो सामान्य तत्व था, एक विशिष्ट तत्व था और एक समूह तत्व था। तीसरा तत्व कौन सा था? समूह तत्व था साथियों। तो सेकंड विकल्प ही आपके 12वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। मूल प्रत्ययों का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? चेतना से, संवेगों से, बुद्धि से और इनमें से कोई नहीं। हमने पिछले टेस्ट में ही देखा था कि मूल प्रत्ययों से संबंधित एक सिद्धांत था संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में 14 संवेगों का 14 मूल प्रत्ययों से संबंध बताया था। तो इसका मतलब ये है कि जो मूल प्रत्यय हैं इनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध संवेगों से होता है। किनसे होता है? संवेगों से। और आपको ये तो बता ही रखा है कि इनमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प है एग्जाम में उसको आपको हटा देना है, क्योंकि आप 2011 से अब तक के एग्जाम देख सकते हो 99% केस में यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 14। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? सेलोवी ने, मेयर ने, गोलमैन ने और सिनेट ने। साथियों, ऊपर हमने देखा था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब जो एक तरह से हम कह सकते हैं भावनात्मक बुद्धि लब्धि है या फिर संवेगात्मक बुद्धि लब्धि है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक यहाँ पर जो लिखी है साथियों, किसके द्वारा लिखी है? यहाँ पर डेनियल गोलमैन के द्वारा यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? डेनियल गोलमैन के द्वारा। इसलिए इनको ही इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का जनक भी कहा जाता है। तो तीसरा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं।
डेनियल गोलमैन के अनुसार व्यक्ति की सफलताओं में सांवेगिक बुद्धि का प्रभाव होता है 50%, 20%, 80%, 40%। तो भाई जो डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति जीवन में जो सफलताएं अर्जित करता है, ठीक है, जो सफलताएं प्राप्त करता है, तो वो सफलताएं 80% सांवेगिक बुद्धि का परिणाम होती है। मतलब सांवेगिक बुद्धि यदि उसकी अच्छी है तो लगभग वो जीवन में ज़्यादा सफल होगा। उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है लेकिन उसकी सांवेगिक बुद्धि अगर कम है तो फिर वहाँ पर यूँ मान लीजिए वो सफल होने के उसके चांस कम हो जाते हैं। क्योंकि आप यूँ मानिए एक तरह से जो किताबी कीड़ा जो होता है, मतलब बुद्धि लब्धि चीज़ों को रट लेता है, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान किससे आता है साथियों? सांवेगिक बुद्धि से आता है। किताबें हमें ये नहीं सिखाती है कि समाज में व्यवहार कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के सामने हमें बोलना चाहिए, किस प्रकार से हमें कहीं स्थान पर कैसे बोलना चाहिए। ये चीज़ें हमारे अंदर सांवेगिक बुद्धि से आती है। इसलिए डेनियल गोलमैन का मानना था कि 80% सफलताएं हम सांवेगिक बुद्धि से प्राप्त करते हैं। थर्ड विकल्प आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न, बुद्धि परीक्षणों के अनुप्रयोग से संबंधित कथन नहीं है। सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन, शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन, छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग बिठाने में और मानसिक अस्पताल या उपचार गृहों में नैदानिक मूल्यांकन करने में। तो देखिए बुद्धि परीक्षणों का अनुप्रयोग मतलब बुद्धि परीक्षणों का उपयोग से संबंधित कथन नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर यह दर्शाता है कि यार ये बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग गलत है, ठीक है। तो चलिए 16वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग बिठाने में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक तरह से वो तो भेदभाव हो गया, जो कम बुद्धि वाले बालक है या जो सामान्य बालक है उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है इससे। इसलिए थर्ड विकल्प जो है ये बुद्धि परीक्षणों के अनुप्रयोग से संबंधित कथन नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न देखो, अगर किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको नजर आती है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तैतिक आयु से तात्पर्य है बालक की मानसिक आयु, बालक की काल्पनिक आयु, बालक की शारीरिक आयु और इनमें से सभी। साथियों तैतिक आयु से संबंधित हमने एक ऊपर प्रश्न किया था कि एक बालक की तैतिक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, और वहाँ पर उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो भी हमने निकाल के देखी थी। तो साथियों बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या था? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो इसका मतलब ये है कि जो तैतिक आयु है उसको ही हम वास्तविक आयु कहते हैं जब से उसका जन्म हुआ है, तो जो शारीरिक आयु है उसको ही तैतिक आयु यहाँ पर कहा जाएगा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब आप यूं मत सोचना कि बुद्धि के प्रश्न है, आप पढ़ते जाइए क्योंकि यूं मानिए कम से कम 100 टेस्ट आप साइकोलॉजी के हल करने वाले हो साथियों। तो यहाँ पर सारे आपके जो टॉपिक है 100 तो नहीं है टॉपिक, ठीक है। तो आप निश्चित होकर के पढ़िए, बिल्कुल बिंदास होकर के पढ़िए। साइकोलॉजी की 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गार्डनर, थॉर्नडाइक, सेलोवी और अल्फ्रेड बिने। साथियों सिद्धांत आता है बुद्धि का एक जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत की व्यक्ति में अनेक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। ये सिद्धांत जो दिया गया है ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। विकल्प नंबर 1 आपका सही है, वो आपने पढ़ा होगा ना, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, इस प्रकार शाब्दिक बुद्धि। तो इस प्रकार की ये बुद्धि इन्होंने ही बताई है। पहला विकल्प आपके 18वां प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न, दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं को समझने की क्षमता कहलाती है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और तार्किक गणितीय बुद्धि। तो साथियों यहाँ पर तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब क्या है? यहाँ पर गणित में जो तेज होता है उसमें ये बुद्धि होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि जो एक तरह से फुर्तीला होता है, जैसे खिलाड़ी वगैरह है, जिम्नास्टिक वगैरह, तो इनमें शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि मतलब जो खुद पर, ठीक है,
खुद के संवेगों को कंट्रोल करके रखता है, वो होती है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। जबकि दूसरे की इच्छा क्या है, दूसरे की आवश्यकता क्या है, प्रेरणा क्या है, इनको समझने की क्षमता जो होती है, एक तरह से दूसरे के जो दूसरा का जो व्यवहार है दूसरे व्यक्ति का, उसको देख करके, उसके हाव भाव देख करके उसके मन की बात जानना, ये कहलाती है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। दूसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। तो 20वां प्रश्न, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? रेमंड केटल ने, थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने और गार्डनर ने। साथियों 20वें प्रश्न में तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आपसे पूछा है। बहुबुद्धि का तो गार्डनर ने दिया है, गिलफोर्ड ने संक्रिय उत्पाद का दिया है, और तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत रेमंड केटल, जिसको हम आरबी केटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आरबी केटल भी कहते हैं, इनके द्वारा तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। तो 21वां प्रश्न, केटल के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। साथियों केटल का ये मानना था कि जो तरल बुद्धि है, भाई इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो जो तरल बुद्धि है, इसका जो अधिकतम विकास है वो किशोरावस्था में होता है, जो 12 से 18 वर्ष के मध्य लगभग चलती है। तीसरा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। तो 22वां प्रश्न, केटल ने कौन सी बुद्धि को स्पीयरमैन के जी कारक के समान माना है? ठोस बुद्धि को, तरल बुद्धि को, दोनों को, और इनमें से कोई नहीं। तो वापस कोई नहीं वाले विकल्प को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर कौन सी बुद्धि को, स्पीयरमैन का जी कारक का मतलब यहाँ पर क्या है साथियों? एक तो है सामान्य कारक, एक है विशिष्ट कारक और एक है समूह कारक। तो समूह कारक तो इस प्रकार ग्रुप, बड़ा जी वाला प्रयोग होता है समूह कारक के लिए। विशिष्ट कारक के लिए एस का प्रयोग होता है, और जो सामान्य कारक है जनरल फैक्टर, इसके लिए जी का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब जो सामान्य तत्व है इसके किसके समान माना है? तरल बुद्धि के समान केटल ने जो स्पीयरमैन का जी कारक है उसके समान माना है। दूसरा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न क्या है? गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 और 4। तो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के जो भाग है उसको साथियों 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है आपके विषय वस्तु, क्या है? पहला विषय वस्तु है, दूसरा है आपके संक्रिया, और तीसरा जो आपके आता है वो है साथियों उत्पाद। ये 3 यहाँ पर भाग है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। इसका मतलब आपके कौन सा विकल्प 23वें प्रश्न में सही है? फिर मतलब तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24, वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है कहलाती है? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद और इनमें से सभी। तो प्रश्न को समझोगे तो प्रश्न का उत्तर आसानी से दे दोगे, अगर प्रश्न को नहीं समझोगे तो उत्तर देने में कठिनाई आएगी साथियों। देखो, वह क्षेत्र जिनके एकांश या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है, तो संक्रियाएं की जाती है जिनके आधार पर, उनको हम संक्रिया तो नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे विषय वस्तु। क्या कहेंगे? उसको विषय वस्तु कहेंगे साथियों। विषय वस्तु के आधार पर की जाती है संक्रिया। संक्रिया मतलब कोई भी क्रिया, और उसके परिणाम स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो मतलब यहाँ पर विषय वस्तु के आधार पर संक्रियाएं की जाती है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही रहेगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न देखते हैं साथियों। तो आपके प्रश्न नंबर 25 के यहाँ पर तो 2 बार 24 प्रश्न हो चुके हैं, तो मतलब 24 प्रश्न 2 बार है। ठीक है, टाइपिंग की वजह से एक प्रश्न को आपको फायदा मिला है। तो वापस प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन का संबंध बताया है बुद्धि से, सृजनात्मकता से, बुद्धि एवं सृजनात्मकता से, और इनमें से कोई नहीं। तो वापस कोई नहीं वाले विकल्प को हटा देते हैं। देखो, एक तो होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। कौन सा? अभिसारी चिंतन। साथियों,
अपसारी चिंतन का मतलब होता है नवीन तरीके से सोचना, मौलिक तरीके से सोचना, ठीक है, कुछ नयापन करना, उसको हम कहते हैं सृजनात्मकता। तो मतलब अपसारी चिंतन का जो संबंध है वो किससे है? सृजनात्मकता से है। जबकि अगर पूछे अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है, अभिसारी, तो वहां पर फिर वहां बुद्धि आ जाएगा आपके। 24वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब 25वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिएगा साथियों। अंतिम प्रश्न है, स्पीयरमैन ने कौन से कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, समूह कारक और इनमें से सभी। देखो, स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में जो मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है उस कारक का नाम आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर सामान्य कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है। विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न में सही है। ये आज का टेस्ट नंबर 14 पूरा हुआ साथियों। मिलते हैं जल्द ही अगले टेस्ट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। बहुत बहुत एक बार पुनः दिल से धन्यवाद।